नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2026 का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें 12,256 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। अब आप में से कुछ लोगों के सवाल थे कि सर क्या ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, तो नो डाउट ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, लेकिन ये वैकेंसीज भी मोर देन इनफ है। अगर आपको ये वैकेंसीज कम लग रही है तो आप एक बार सीजीएल 20 और 21 का नोटिफिकेशन देख लीजिए कि उस टाइम पे कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी। अब हम बात करें कि इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं, तो भाई 21 मई से हमारे फॉर्म स्टार्ट होंगे और 22 जून तक चलेंगे। प्री हमारा अगस्त सितंबर 2026 में होगा। मतलब हमारे पास अभी भी मिनिमम 3 महीने हैं प्री के लिए। और मेंस की बात करें तो दिसंबर 2026 में होगा। मतलब इसके लिए हमारे पास 6 से 7 महीने हैं प्रिपरेशन के। तो आपके लिए एक ये वाला बहाना नहीं है कि सर हमारे पास काश 1 महीने का टाइम और मिल जाता, तो टाइम आपको मोर देन इनफ यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्टों की बात कर लेते हैं तो देखो भाई, एक इस बार हमारे पास जो डबल है उसमें दो तरीके की पोस्टें देखने को मिली है, एक सेंट्रल कैडर की है और एक स्टेट कैडर की है। सेंट्रल कैडर और स्टेट कैडर बेसिकली पहले एक ही होता था, अब इनको डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड करने का रीजन क्या है कि सेंट्रल कैडर में ऑल इंडिया ट्रांसफर खोल दिए गए हैं, जबकि स्टेट कैडर में अगर आप जाते हो तो आपके मान लो आपको अगर आंध्र प्रदेश स्टेट मिल गया तो आपका लाइफ टाइम यही स्टेट रहने वाला है। सेंट्रल कैडर में अगर आपको आंध्र प्रदेश मिल गया तो आप यहाँ से दिल्ली भी आ सकते हो। मतलब सेंट्रल कैडर में आपके ऑल इंडिया ट्रांसफर खुल गए हैं और स्टेट कैडर आपका परमानेंट हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें एक और चेंज हुआ है, वो क्या है कि स्टेट कैडर में आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, जो हम क्वालिफिकेशन अभी नीचे देखेंगे, वहाँ पे इसको डिटेल में मैं बताऊंगा। और देखो भाई, ये डब्ल्यू एकमात्र पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू जिसमें हम सीधे गजेटेड बन के जाते हैं। बाकी और सारी पोस्ट नॉन गजेटेड है, और ये एकमात्र पोस्ट है जो लेवल 8 की है। इसकी क्वालिफिकेशन और इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है हम बाद में देखेंगे। एक और यहाँ पे इसमें चेंज हुआ है भाई, जो पहले आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट थी वो ग्रुप सी की थी, अब इसको कन्वर्ट करके किस में कर दिया गया है, ग्रुप बी में। और आप में से कुछ बच्चों के डाउट थे कि ये 32 साल वाली कौन सी जॉब है जिसमें आपकी एज 32 ईयर होनी चाहिए, तो ये आपकी स्टैटिकल जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है। इसकी जो पोस्ट है आपकी, उसके लिए आपकी एज है वो 18 से 32 साल होनी चाहिए। बाकी और सबके लिए आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 30 ईयर। सिर्फ एक जेएसओ है जिसके लिए आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 32 ईयर। बाकी और पोस्ट आपकी वही है जो जनरली आती थी। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखेंगे भाई, एज लिमिट वाली। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो देखो, एज लिमिट क्या है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका जन्म 2/8/1999 से 1/8/2028 के बीच में 2008 के बीच में हुआ है, तो आप 18 से 27 साल की एजों के लिए पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। इसी तरीके से 20 से 30 ईयर वाली एज के लिए जो वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनका जन्म 2/8/1996 से 1/8/2006 के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब ये जो 2/8/1999 है, इसमें से आप 3 साल कम कर लो तो 2/8/1996। अगर आपका बर्थ इसके इस डेट को या इसके बाद में हुआ है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भी आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। इन द सेम वे अगर हम बात करें ये 20 से 30 साल के लिए, 20 से 30 साल के लिए जनरली ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो इसके लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1993 या इसके बाद की है, तो आप ये वाला फॉर्म इन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और ये कब है, जब आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यूआर के लिए तो भाई यही है, क्योंकि उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं भाई, वो है आपकी सर्टिफिकेट वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए। देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2026-27 के लिए कौन से फाइनेंशियल ईयर का होगा, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर का होगा। और कौन से साल के लिए बनेगा, 26-27 के लिए बनेगा। ये आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले हो जाना चाहिए। अब तक मतलब ये था। तो यहाँ पे यही बोलना चाहिए कि ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मस्ट इंश्योर दैट ही possess द इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओबीसी और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए ये है कि जो आपका सर्टिफिकेट है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की हो।
अब कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट होता है कि अगर उसके बाद की डेट का होगा तो क्या होगा? भाई बाद की डेट का होगा तो कुछ नहीं होगा, आपको प्रोविजनल कैटेगरी अलॉट कर दी जाती है, वहाँ पे पी लिखा आ जाता है आपके नाम के आगे, और उसके बाद वो चेक करते हैं कि क्या आप सही में इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, तो इसका भी कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं। लेकिन फिर भी आप ट्राई करो कि उससे पहले ये सर्टिफिकेट्स बनवा लो, ताकि आपकी जो मेंटल बाद सिलेक्शन के बाद जो मेंटल हरासमेंट होता है उससे बच जाओगे। नहीं तो आप वीडियोस देखते रहोगे कि भाई इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये वाले सर्टिफिकेट्स आप पहले से बनवा के रखो। और ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए होता है भाई, है ना। अब देखो डब्ल्यू के लिए जो क्वालिफिकेशंस है, अगर आप सेंट्रल कैडर की बात करें तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस, पहली चीज। अगर आप ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मेन आपकी होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर हम बात करें स्टेट कैडर की, तो स्टेट कैडर में इन्होंने एक नई चीज ऐड की है कि आपको रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट मतलब या तो आपने सेकेंडरी लेवल पे कहीं पे भी पढ़ी हुई होनी चाहिए। स्टेट कंसर्न एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज स्टेट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे आप गुजरात के हो तो वहाँ पे गुजराती चलती है, तो आपके पास जो 10th-12th का सर्टिफिकेट होगा उसमें आपके पास गुजराती एक लैंग्वेज होगी, तो आपका सर्टिफिकेट हो गया। तो इस पोस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आप अगर मान लो राजस्थान के हो और इसकी वैकेंसी जहाँ डब्ल्यू की स्टेट कैडर की गुजरात में, राजस्थान में वैकेंसी नहीं है, तो आप इनके लिए एलिजिबल नहीं होगे। और एक ये भी बात बता दूं मैं कि इस बार जो डब्ल्यू की पोस्ट है मोस्ट ऑफ वो सारी साउथ में है, तो साउथ में है तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज का ही उनको बंदा चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी पढ़ के वहाँ की इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हो या फिर इनके लिए अप्लाई कर पाओगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो साउथ के एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसी तरीके से आपका ये जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है इसके लिए भी ये आपकी क्वालिफिकेशन कंपलसरी कर दी गई है अभी। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है इस बार, जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर होता है ग्रेड सेकंड, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो पहले होती थी कि आपके पास स्टैटिस्टिक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जो कि इस बार चेंज कर दी गई है। और ये आपके पास या तो आपने बीएससी में मैथ पढ़ी हुई हो, स्टैटिक्स पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हो। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी, ऑपरेशनल रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी एक चीज़ पढ़ी हुई हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने बीटेक कर रखी है सीएस से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि इसकी वो जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो देखो भाई इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की। जैसे अभी आपकी जो जनगणना चल रही है, तो जनगणना का काम पूरा स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर करते हैं। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर आपके आरजीआई में जाते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक डिपार्टमेंट है, वो आता है। और पूरी आपकी जो अभी सेंसस होती है, इसका मेजर काम है सेंसस करवाना। पहली चीज, ये 4200 रुपये की पोस्ट होती है। एक आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर होता है, ये भी आपकी 4200 रुपये की पोस्ट होती है। इन दोनों के लिए आपका एक अलग से पेपर लगता है स्टैटिस्टिक का मेंस में, वो आपको पास करना होता है। अब इसमें जेएसओ की जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें क्या होता है, जो भी आपके प्राइजेज होते हैं, जो आप देखते होंगे कि भाई दाल के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम कम हो गए, तो वो वाला काम ये करते हैं। इनका जनरली फील्ड का काम होता है कि आपको शॉप पे जाके वहाँ से रेट लेके आनी होती है कि भाई अभी मार्केट में क्या रेट चल रही है। साथ में इनकी कुछ पोस्ट होती हैं जो यहाँ पे दिल्ली में सेंट्रल में मिनिस्ट्रीज लेवल पे होती है, तो वहाँ पे उनका काम सिमिलर एज ए एएसओ होता है। इसमें एक जो प्रॉब्लम है इस कैडर में वो ये है कि इसमें प्रमोशन बहुत स्लो है, और कुछ लोग फील्ड के काम से बचते हैं, तो इसलिए इस जॉब को कम प्रेफर करते हैं। बाकी वैसे वैकेंसी पोस्ट अच्छी है। बाकी सभी पोस्टों के लिए आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो 1/8/2026 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है भाई। अगर इसके बाद डिक्लेयर होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के एक और चीज को लेके डाउट थे भाई। आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जैसा आप सभी को पता है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी आपका टायर 1 और टायर 2 में सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सेक्शनल टाइम का मतलब अभी आपको जो रीजनिंग है उसके लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, जीके के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, मैथ के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, और इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे प्री में। मेंस में यही जो सेक्शनल टाइम है, आपका मैथ्स में 30 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग में भी 30 मिनट मिलेंगे। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में मिलेंगे 40 मिनट, और जो आपका जीके है, जीके में आपको मिलेंगे 20 मिनट मेंस के पेपर में। कंप्यूटर में तो आपको भाई हर बार की तरह कितना टाइम मिलेगा, 15 मिनट का, जो पहले भी 15 मिनट का होता था। और जो आपका स्टैटिक्स
और जनरल स्टडीज होती है, ये आपका जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए होती है, इसके लिए स्टैटिक्स का पेपर लगता है। और जो आपका डबल है उसके लिए एक ये इसका पेपर होता है इकोनॉमिक्स का। इन दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को एक चीज को लेके डाउट था कि सर सेक्शनल टाइम का कुछ बोला गया है ना, सेक्शनल टाइम था आपका। अब वो सेक्शनल टाइम का जब आप देखोगे तो उसमें क्या बोला गया था, सेक्शनल टाइम में आपका बोला गया है भाई, ये रहा, सॉरी सेक्शनल टाइम का नहीं, सेक्शनल कट ऑफ का। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। ये किसके लिए बात कर रहा है, ये टायर 2 के पेपर 1 की बात कर रहा है, टायर 2 का पेपर 1। तो जब आप यहाँ पे देखोगे मेरे दोस्त, तो ये है हमारा टायर 2, और टायर 2 का पेपर 1 कौन सा है भाई, पेपर 1 में हमारे पास सेक्शन 1 है, और इसी तरीके से हमारे पास सेक्शन 2 है, और इसी तरीके से सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 1 2 3 ये ये सारे आपके क्या होने चाहिए, क्वालिफाई होनी चाहिए। क्वालिफाई के लिए आपको मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स है, 30%। तो 30% का मतलब क्या हुआ कि आपके मैथ और रीजनिंग में मिला के 180 नंबर है, इसका 30% आपको लाना है, मतलब 58। तो आपके इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 54 मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। इसी तरीके से आपका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 कितने नंबर का है भाई, 210 का। तो 210 का 30%, मतलब आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 63 मार्क्स। ऐसे नहीं आपको कि इंग्लिश में भी 30% चाहिए, जीके में भी 30% चाहिए, और इसी तरीके से यहाँ पे आपके मैथ में भी 30% चाहिए, रीजनिंग में भी 30% चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है उसका मतलब। तो उसको आप गलत इंटरप्रेट मत करो, वो पहले भी था और अभी भी है, ठीक है।